कभी एक बार कल्पना कीजिए कि आप पृथ्वी पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष की उस सीमा पर खड़े हैं जहां से हमारी गैलेक्सी एक धुंधली चमक की लकीर जैसी दिखती है और उस लकीर के बीचों बीच एक छोटा सा तारा टिमटिमा रहा है। वही तारा जिसके चारों ओर पृथ्वी अपनी गोल परिक्रमा करती है। वही सूर्य जिसने न केवल जीवन दिया बल्कि समय की शुरुआत का बिगुल भी बजाया था। पर क्या आप जानते हैं कि ये चमकता हुआ गोला, जिसे हम आदर से सूर्य कहते हैं, एक दिन सब कुछ खत्म कर देगा। पृथ्वी को, चंद्रमा को, यहाँ तक कि यादों तक को। ये कोई फिल्मी कल्पना नहीं बल्कि ठोस विज्ञान है। अब से जो आप सुनने वाले हैं वो ब्रह्मांड की सबसे विस्मयकारी और दिल दहला देने वाली हकीकत है। हमारी गैलेक्सी, हमारा सौरमंडल और उसका सबसे बड़ा खिलाड़ी सूर्य। हम जब भी खुले आसमान की ओर देखते हैं तो वो हमें एक शांत नीला कैनवस लगता है जिस पर तारे टांके गए हों, लेकिन दरअसल वो एक असीम रणभूमि है जहां हर पल जन्म और विनाश की कहानियां लिखी जा रही हैं। उसी अनंत ब्रह्मांड में फैली हुई है हमारी आकाश गंगा मिल्की वे, जो रात के अंधेरे में सफेद रेखा की तरह दिखती है, मानो किसी ने अंतरिक्ष में दूध की धार बहा दी हो। यही हमारी गैलेक्सी है जिसमें हमारे जैसे करोड़ों नहीं अरबों सौरमंडल मौजूद हैं, और उन्हीं में से एक छोटा सा सौरमंडल है हमारा। लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले जब एक विशालकाय तारे में सुपरनोवा विस्फोट हुआ, तब उस विस्फोट से निकली धूल और गैस ने धीरे धीरे एक डिस्क का रूप लिया। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में यह डिस्क सघन होती गई और इसके केंद्र में दबाव इतना अधिक बढ़ा कि वहां हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम का निर्माण करने लगे। यह एक परमाणु रिएक्टर बन गया और वही था सूर्य का जन्म। सूर्य जो उस डिस्क के केंद्र में स्थापित हो गया और उसके चारों ओर बनने लगे ग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु। मरकरी, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के बंधन में बंधे हुए नृत्य कर रहे हैं। हर ग्रह की अपनी कहानी है, पर हर कहानी की शुरुआत सूर्य से होती है। सौरमंडल के इस जटिल नृत्य में सूर्य अकेला ऐसा खिलाड़ी है जिसमें संपूर्ण सौरमंडल का 99.8% द्रव्यमान समाया है। उसका व्यास पृथ्वी से 109 गुना अधिक है और उसकी भीतरी सतह का तापमान 15 लाख डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है। हर सेकंड वह 60 करोड़ टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देता है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न करता है जो प्रकाश और ऊष्मा के रूप में हमें जीवन देती है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और यह दूरी इतनी अधिक है कि प्रकाश को भी यहाँ तक पहुँचने में 8 मिनट का समय लगता है। वैसे सूर्य केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं बल्कि समय का नियंता भी है। एक दिन, एक ऋतु, एक वर्ष, सब उसकी परिक्रमा पर आधारित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्य खुद भी स्थिर नहीं है? वो भी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र की परिक्रमा करता है और इस एक परिक्रमा को पूरा करने में उसे 250 करोड़ वर्ष लगते हैं। इसी सूर्य ने अपने चारों ओर अलग अलग तरह के ग्रहों को जन्म दिया। कुछ ठोस पत्थरों से बने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जैसे मरकरी, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और कुछ गैस और बर्फ से बने विशाल गैस जाइंट्स जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। हर ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार गर्म या ठंडा है, लेकिन उसकी बनावट इस दूरी के हिसाब से भी गहराई से जुड़ी है। उदाहरण के लिए मरकरी सूर्य के सबसे पास है, लेकिन इसका वातावरण न होने के कारण यह सबसे गर्म नहीं है। इसके विपरीत शुक्र सूर्य से थोड़ा दूर होने के बावजूद सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि उसका वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से भरा है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव से तापमान को बहुत बढ़ा देता है। शुक्र का तापमान इतना है कि सीसा जैसी धातुएं भी पिघल जाएं। और फिर आती है पृथ्वी, हमारा घर। सौरमंडल का अकेला ग्रह जहां जीवन है, जल है, वायुमंडल है और चंद्रमा भी। पृथ्वी का व्यास लगभग 12,700 किलोमीटर है और यह अपने अक्ष पर घूमते हुए 24 घंटे में एक दिन पूरा करती है तथा सूर्य के चारों ओर 365 दिन और 6 घंटे में एक वर्ष पूरा करती है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा न केवल हमारे समुद्रों में ज्वार भाटा उत्पन्न करता है, बल्कि पृथ्वी की धुरी को स्थिर भी बनाए रखता है, जिससे हमारी जलवायु संतुलित रहती है। मंगल, जिसे लाल ग्रह कहा जाता है, अपने सतह पर लोहे की ऑक्साइड की वजह से लाल दिखता है।
लेकिन वहाँ का वातावरण ठंडा और सूखा है। वहाँ आज भी बर्फ के रूप में पानी मौजूद है और बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि कभी वहाँ जीवन रहा होगा। नासा के कई रोवर्स स्पिरिट, ऑपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस वहां की मिट्टी, चट्टानों और वातावरण की जांच कर रहे हैं ताकि यह जाना जा सके कि भविष्य में वहां जीवन संभव है या नहीं। मंगल के बाद आता है बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह। इसका व्यास पृथ्वी से 11 गुना बड़ा है और इसकी सतह गैसों से बनी हुई है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य हैं। इसकी सबसे खास बात इसका ग्रेट रेड स्पॉट है, एक ऐसा तूफान जो पिछले 300 वर्षों से लगातार चल रहा है और जिसका आकार पृथ्वी से भी बड़ा है। बृहस्पति के पास 80 से अधिक चंद्रमा हैं, जिनमें गैनीमीड सबसे बड़ा है, इतना बड़ा कि वह स्वयं एक ग्रह हो सकता था। शनि अपने भव्य वलयों के कारण सबसे सुंदर ग्रह माना जाता है। ये वलय बर्फ और चट्टानों से बने हैं, जो गुरुत्वाकर्षण में संतुलन न बना पाने वाले उपग्रहों के टूटने से बने हैं। शनि के भी बहुत सारे चंद्रमा हैं, लेकिन टाइटन विशेष रूप से आकर्षक है क्योंकि उसकी सतह पर नदियां, झीलें और समुद्र हैं, भले ही वे पानी की बजाय मीथेन और एथेन से बने हों। फिर आता है अरुण यानी यूरेनस, एक नीले रंग का बर्फीला ग्रह जो अपनी धुरी पर नहीं बल्कि लगभग साइड से घूमता है। इसका यह अजीब झुकाव शायद किसी बड़े टकराव की वजह से हुआ है। इसका तापमान इतना कम है कि यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। और अंत में आता है वरुण यानी नेपच्यून, सौरमंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह, जहां हवाएं हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं और वातावरण में भारी तूफान उत्पन्न करती हैं। वरुण का रंग नीला है और इसका मुख्य कारण है वातावरण में मौजूद मीथेन गैस। इसके बाद सौरमंडल की सीमा पर फैली है काइपर बेल्ट, बर्फीले पिंडों का एक महासागर, जिसमें प्लूटो और उसके जैसे कई बौने ग्रह तैर रहे हैं। कभी प्लूटो को नवां ग्रह माना जाता था, लेकिन अब यह द्वार ग्रह कहलाता है क्योंकि यह ग्रह की सभी परिभाषाएं पूरी नहीं करता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह कम महत्वपूर्ण है। वह काइपर बेल्ट का राजा है और उसकी भी अपनी कहानी है। जैसे ही हम नेपच्यून की सीमा पार करते हैं, हम काइपर बेल्ट में प्रवेश करते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जो बर्फीले चट्टानों, धूमकेतुओं और बौने ग्रहों से भरा हुआ है। यहीं पर स्थित है प्लूटो, एक समय का नवां ग्रह जिसे अब ड्वार्फ प्लेनेट माना जाता है। प्लूटो सूर्य से इतनी दूरी पर है कि वहां प्रकाश पहुंचने में भी 5 घंटे से अधिक लगते हैं। उसका एक वर्ष लगभग 218 पृथ्वी वर्षों के बराबर होता है। वहां का तापमान -213 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जहां कुछ भी पिघल नहीं सकता। प्लूटो के साथ ही उसकी 3 प्रमुख उपग्रह हैं, चरण, निक्स और हाइड्रा, जिनमें चरण सबसे बड़ा है और उसका आकार प्लूटो के आधे से भी अधिक है। इसलिए इन दोनों की जोड़ी को अक्सर एक द्वंद्व ग्रह प्रणाली भी कहा जाता है। लेकिन प्लूटो की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यह क्षेत्र सौरमंडल की अंतिम सीमा है और वहां से आए हुए धूमकेतु कभी कभी हमारी ओर निकलते हैं। ओ नर्ट क्लाउड की मौजूदगी का प्रमाण प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक गणनाएं इसकी पुष्टि करती हैं। ऐसा माना जाता है कि यह क्लाउड लगभग 1 लाख खगोल इकाइयों तक फैला है और इसमें खरबों बर्फीले पिंड हो सकते हैं। इन्हीं में से कुछ धूमकेतु सूर्य की ओर आकर्षित हो जाते हैं और फिर हमें एक चमकदार पूंछ वाले अतिथि तारे की तरह नजर आते हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है हैली का धूमकेतु, जो हर 76 वर्ष में पृथ्वी के पास आता है। जब यह धूमकेतु पृथ्वी के पास से गुजरता है तो वह हमारे पूर्वजों को भी उतनी ही हैरानी में डालता था जितना आज हमें डालता है। लेकिन ब्रह्मांड की यह सुंदरता एक दिन थम जाएगी। जैसा कि हर सितारे की एक उम्र होती है, सूर्य की भी उम्र तय है। आज से लगभग 5 अरब वर्ष बाद सूर्य अपने ईंधन को लगभग समाप्त कर चुका होगा। जैसे ही उसके केंद्र में हाइड्रोजन खत्म होगी, वह पहले से भी अधिक विशाल और गर्म हो जाएगा और एक लाल दानव का रूप ले लेगा। इस प्रक्रिया में वह अपने समीप के ग्रहों जैसे बुध, शुक्र और शायद पृथ्वी तक को निगल जाएगा। उस समय का दृश्य कल्पना से परे होगा, एक विशाल लाल गोला जो धीरे धीरे अपने बच्चों को निगलता जा रहा हो। पृथ्वी पर समुद्र सूख चुके होंगे, वातावरण जल चुका होगा और यदि तब भी कोई जीवन शेष है तो वह किसी गुफा में सिसक रहा होगा। सूर्य की यह अवस्था लाखों वर्षों तक चलेगी, लेकिन अंततः जब उसका ईंधन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा,
तब वह अपने बाहरी परतों को अंतरिक्ष में फेंक देगा और पीछे रह जाएगा एक छोटा सा सफेद गोला, जिसे हम व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। ये व्हाइट ड्वार्फ अब कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं करेगा, वह बस धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा और अरबों वर्षों बाद वह एक ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा, एक ऐसा मृत तारा जो अब केवल स्मृति बनकर ब्रह्मांड में तैरता रहेगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज तक ब्रह्मांड में कोई भी ब्लैक ड्वार्फ नहीं देखा गया है, क्योंकि ब्रह्मांड अभी इतना पुराना नहीं हुआ कि व्हाइट ड्वार्फ पूरी तरह ब्लैक ड्वार्फ में बदल सके। अब हम एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर रहे हैं, यानी ऐसे ग्रह जो हमारे सौरमंडल से बाहर हैं। अभी तक 3000 से अधिक ऐसे ग्रह खोजे जा चुके हैं, जिनमें से कुछ पृथ्वी जैसे हैं, जहां जीवन की संभावना हो सकती है। यही कारण है कि मानवता अब मंगल ग्रह पर भी कॉलोनी बसाने की योजना बना रही है। एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी और नासा की योजनाएं इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। रोबोटिक मिशन, रोवर्स और सैटेलाइट्स अब वहां के वातावरण, मिट्टी, पानी की उपस्थिति और रेडिएशन लेवल को माप रहे हैं, ताकि यह तय किया जा सके कि मानव वहां कितने समय तक जीवित रह सकता है। मंगल पर अगर कॉलोनी बसती है तो वह मानव इतिहास का सबसे बड़ा कदम होगा, क्योंकि तब हम एक ही ग्रह पर सीमित नहीं रहेंगे, हम इंटरप्लैनेटरी स्पीशीज बन चुके होंगे। पर इसका दूसरा पहलू भी है। यदि हमने पृथ्वी को इतना प्रदूषित, असंतुलित और असुरक्षित बना दिया कि हमें मजबूरी में अन्य ग्रहों पर जाना पड़ा, तो क्या यह सफलता होगी या असफलता? जब हबल ने पहली बार आकाशगंगाओं की गति का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि हर आकाशगंगा हमसे दूर जा रही है, और जितनी दूर उतनी तेजी से। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड का हर कोना एक दूसरे से दूर जा रहा है, जैसे कोई गुब्बारा फुलाया जा रहा हो और उस पर बने धब्बे एक दूसरे से दूर हो रहे हों। इस सिद्धांत को बिग बैंग थ्योरी कहा गया, कि आज से लगभग 13 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में सिमटा हुआ था और अचानक उसमें विस्फोट हुआ, जिससे समय, स्थान और पदार्थ की उत्पत्ति हुई। यही वह क्षण था जिसे हम समय की शुरुआत कह सकते हैं, और उस क्षण से आज तक ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह विस्तार हमेशा चलता रहेगा, या फिर कभी ऐसा क्षण आएगा जब यह सब सिकुड़ने लगेगा? वैज्ञानिकों ने इस पर कई परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। एक संभावना है बिग क्रंच, यानी ब्रह्मांड का एक दिन इतना धीमा हो जाना कि गुरुत्वाकर्षण उसे फिर से एक बिंदु में समेट ले और वह फिर उसी तरह खत्म हो जाए जैसे शुरू हुआ था। दूसरी संभावना है हीट डेथ, यानी ब्रह्मांड का इतना फैल जाना कि सारे तारे बुझ जाएं, ऊर्जा समाप्त हो जाए और चारों ओर केवल अंधकार और शून्यता बच जाए। और तीसरी संभावना है बिग रिप, जिसमें ब्रह्मांड का विस्तार इतनी तेजी से होगा कि अंततः वह अपने ही कणों को चीर डालेगा। इन सभी कल्पनाओं में एक बात समान है कि ब्रह्मांड भी नश्वर है, वह भी किसी न किसी दिन अपने अंत की ओर बढ़ेगा। और जब ऐसा होगा तो न सूर्य बचेगा, न पृथ्वी, न चंद्रमा, और न ही वो कहानियां जो हमने कभी तारे देखते हुए सुनाई थीं। लेकिन क्या यही अंत है, या शायद ये तो बस एक चक्र का अंत है जो किसी नए चक्र की शुरुआत करेगा? हो सकता है ब्रह्मांड फिर से जन्म ले, एक नए बिग बैंग से, एक नई व्यवस्था से, नए तारों, नए ग्रहों और शायद नई सभ्यताओं के साथ। और इस संभावना में ही छिपी है हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा, क्योंकि हम मनुष्य केवल जीव नहीं हैं, हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं, भविष्य की योजना बनाते हैं। यही वह शक्ति है जो हमें अन्य जीवों से अलग बनाती है। और जब हम इन सितारों की ओर देखते हैं तो हम केवल वैज्ञानिक नहीं बनते, हम कवि बनते हैं, दार्शनिक बनते हैं, और सबसे बढ़कर हम ब्रह्मांड के साक्षी बनते हैं। यही कारण है कि अंतरिक्ष की यात्रा सिर्फ एक वैज्ञानिक अभियान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। और अब जब हम चंद्रमा पर कदम रख चुके हैं, मंगल की ओर बढ़ रहे हैं और एक दिन किसी दूर दराज के एक्सोप्लैनेट पर कॉलोनी बसाने का सपना देख रहे हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सब उस नीले ग्रह की बदौलत संभव हुआ है जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। वह पृथ्वी जिसने हमें जीवन दिया, चेतना दी और सितारों तक पहुंचने की आकांक्षा दी। और इसीलिए जब भी आप रात को आकाश की ओर देखें और कोई तारा टिमटिमाता नजर आए, तो समझिए कि वह तारा सिर्फ रोशनी नहीं भेज रहा, वह आपको पुकार रहा है, एक लंबी यात्रा के लिए, एक अंतहीन खोज के लिए, और उस प्रश्न के उत्तर के लिए जो सदियों से हमारी आत्मा में गूंज रहा है, हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं।
शायद अगली बार जब आप ये सवाल पूछें तो जवाब तारे नहीं, आप खुद देंगे। और अगर आप भी उन गिने चुने लोगों में से हैं जो इस अनंत ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं, उसकी रहस्यमयी कहानियों को महसूस करना चाहते हैं, तो अभी इसी क्षण हमारे चैनल विज्ञान केंद्रा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ ब्रह्मांड की हर परत को आपकी भाषा में आपके साथ खोलते हैं। शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे किसी नए तारे, किसी नई दुनिया और किसी नई खोज के साथ।